यील्ड्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यील्ड का लफ्जी मतलब होता है पैदावार का मतलब ये है कि प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को हम यील्ड कहते हैं। यील्ड दो किस्म का होता है। एक वो जब आप किसी केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन करते हैं और प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप मालूम कर लेते हैं, तो जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। अब अगर आप रिएक्टेंट्स को मिला लेते हैं प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में, तो फिर एक्चुअली प्रोडक्ट कितना बनता है, वो क्वांटिटी प्रोडक्ट की जो हकीकत में किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान बनती है। मतलब यह है कि जब आप एक रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में और फिर जो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी एक्चुअल यील्ड कहलाती है। एक्चुअल यील्ड की जो मिकदार है, जो वैल्यू है, यानी हकीकत में जो प्रोडक्ट हासिल होगी, तो उसका डिपेंड होता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे। तो इस वक्त हमारे पास यील्ड जो है, तो यील्ड होगा क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को हम कहते हैं यील्ड। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इसको कहते हैं यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड दोनों को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूं। कंसिडर कीजिए कि ये हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है और इसके 2 मोल जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस के 1 मोल के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड इन कंडीशंस पे जहां पे इस वक्त हाई टेम्परेचर है, तो तब ये गैस होती है। तो अब अगर हम इन क्वांटिटीज को ले लें, ये हमने एक बैलेंस इक्वेशन लिखा है, इसकी मदद से हम थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और फिर पर्सन यील्ड, इन सब को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो इस वक्त सल्फर डाइऑक्साइड है, तो इसके 2 मोल हैं जो आप इक्वेशन में देख रहे हैं। ऑक्सीजन 1 मोल है और सल्फर ट्राइऑक्साइड 2 मोल है। अगर हम इनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, तो देख लीजिए कि 2 मोल है और सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 64। सल्फर 32 और ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, 2 मोल ऑफ एटम्स, तो 32 64, तो ये इतने ग्राम हो गया और टोटल ये बनता है 128 ग्राम। तो इसका मतलब यह है कि अगर 128 ग्राम हम सल्फर डाइऑक्साइड के ले लें और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, तो अगर इसको 32 से मल्टीप्लाई कर लें, जो कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मोलर मास है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन इसके लिए रिक्वायर्ड है। और इसके सल्फर ट्राइऑक्साइड के जो मोल्स हैं 2 मोल, तो उनको ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो ये 2 मोल है, सल्फर 32 और ऑक्सीजन 3 मोल है और 16 मोलर मास है, तो 16 3s are 48, तो 48 32, तो ये टोटल के 80, तो ये इसका मोलर मास है। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 160 ग्राम्स। तो अब जरा गौर से देखिएगा कि अगर हम 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड लें और इसके साथ इनफ ऑक्सीजन हो, तो 160 ग्राम हमने कैलकुलेशन की कि 160 ग्राम सल्फर ट्राइऑक्साइड आती है। अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये थ्योरेटिकल यील्ड हुआ। अगर हम अब लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लें और हम एग्जैक्टली वे आउट कर लें, मास मालूम करें, 128 ग्राम जो हैं वो हम ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन ले लेते हैं 32 ग्राम, तो और प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम प्रैक्टिकली मालूम कर लें, मतलब ये रिएक्शन हम लेबोरेटरी में परफॉर्म कर लें और फिर प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप मालूम करते हैं एक्चुअल यील्ड, वो वैल्यू कहलाएगी एक्चुअल यील्ड। अच्छा, कितना सल्फर ट्राइऑक्साइड कितनी हासिल होगी, वी डोंट नो, बिकॉज हमें पता नहीं है कि कंडीशन किस तरह है। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं कि 10 ग्राम हासिल होगी फॉर एग्जांपल, तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं ये एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड हकीकत में यह है एक्चुअली। एक चीज तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने कम लिखा है, मैंने 10 ग्राम लिखा, 20 लिखे, 30 लिखे, से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 10 ग्राम लिखा है।
तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो बात हो सकती है कि थ्योरेटिकल जो यील्ड है तो ये दर हकीकत कैलकुलेटेड प्रोडक्ट है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो शॉर्ट में मैं लिख लेता हूं कि ये कैलकुलेटेड प्रोडक्ट है, कैलकुलेटेड अमाउंट है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और एक्चुअल यील्ड जो है तो ये दर हकीकत एक्सपेरिमेंट की मदद से हासिल हो गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है दैट वाज कैलकुलेटेड और ये जो क्वांटिटी है इट वाज ऑब्टेन्ड, हासिल हुई, ऑब्टेन्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट की परफॉर्म करने के बाद ये क्वांटिटी हासिल हो गई। अच्छा, ये एक्चुअल यील्ड क्यों कम है थ्योरेटिकल यील्ड से? याद रखिएगा कि जो एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा कम आता है थ्योरेटिकल यील्ड से, और इसकी मुख्तलिफ रीजन है। जो सबसे बड़ी रीजन होती है तो वो है नॉन सुटेबल कंडीशंस। मतलब ये है कि आप देख लीजिए कि हमने इस वक्त ये बात कर ली कि बस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला दिया और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट 10 ग्राम भी नहीं आएगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि हमारे पास इस वक्त प्रेशर सही नहीं है। नॉन सुटेबल कंडीशंस, नॉन सुटेबल कंडीशंस। नॉन सुटेबल कंडीशंस में हमारे पास आता है प्रेशर, कि प्रेशर ठीक नहीं है। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इसका 1 मॉलिक्यूल है, तो 3 मॉलिक्यूल से आप 2 बना रहे, 3 से जब 2 बनाएंगे तो प्रेशराइज करना पड़ेगा। तो नॉन सुटेबल कंडीशन प्रेशर ज्यादा कर लें, साथ साथ ये है कि प्रेशर अगर ज्यादा भी कर ले फिर भी ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी चले कि 10 ग्राम से बढ़ गई 20 ग्राम। ठीक है, जो आपने प्रेशर कर दिया है 2 atm 3 atm तो क्वांटिटी बढ़ गई। फिर भी टेम्परेचर देखें, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बड़े स्टेबल मॉलिक्यूल हैं और इतना स्लोली नॉर्मल टेम्परेचर पे कोलाइड करेंगे स्लोली, तो इनका ये प्रोडक्ट, इनके जो बॉन्ड्स है वो नहीं टूट सकेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं बन सकेगा। तो आपने इसको हीट कर देना है, वो उतना टेम्परेचर आप दें कि इन दोनों को इनफ एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल हो, और वो होती है इनके लिए तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर भी ज्यादा कर दिया, फिर भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी चले 20 से आपने बढ़ा दी 30 कर दी, तो फिर भी ये क्वांटिटी कम है। चले, इसके लिए कैटलिस्ट भी दरकार होता है। तो ये वो तमाम कंडीशंस है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे रिएक्शन हैं कि जहां पे पीएच भी बड़ा रोल प्ले करता है, तो कंडीशन में पीएच भी आ जाता है, एटसेट्रा। तो ये नॉन सुटेबल कंडीशंस हैं, इनकी वजह से एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात हम कर सकते हैं कि एक्चुअल यील्ड क्यों कम आता है। एक बड़ी अहम रीजन है मैकेनिकल लॉस। देखिए, ये गैसेज हैं, आप कोई भी रिएक्शन ले लें तो या तो प्रोडक्ट वोलेटाइल है तो कुछ एवापोरेट कर जाएगा, इवन अगर वो नॉन वोलेटाइल भी है तो फिर वो कंटेनर के साथ भी उसके पार्टिकल कुछ जो हैं वो रह जाते हैं। सो ये मैकेनिकल लॉस है कि हमने जब वे कर रहे थे, जब हम मास मालूम कर रहे थे तो कुछ प्रोडक्ट जो है तराजू जो बैलेंस है उसमें रह गया, कुछ एवापोरेट कर गया है, इस तरह। तो दूसरी जो रीजन है वो है मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस यानी मास मालूम करते हुए एवापोरेट कर गया, एडहेयर रह गया, अटैच रह गया बर्तन के साथ, और ये तमाम मैकेनिकल लॉसेस हैं। ठीक है जी, फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ रह गया फिल्टर पेपर के ऊपर, तो ये मैकेनिकल लॉसेस हैं। थर्ड जो हम बात कर सकते हैं वो अब 3 चीजें हम एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दूसरी बात जो है तो वो हमारे पास है चेन रिएक्शन, और एक हमारे पास है साइड रिएक्शन। तो इनमें क्या फर्क है मैं इनको लिख लेता हूं। जैसे कि कंसिडर कर लेते हैं हम एक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, आपने नाइट्रोजन गैस ले ली और ऑक्सीजन के साथ आप इसे मिलाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। लेकिन ये हमारा, देखिए ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर इस तरह हुआ तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होगी, तो ये प्रोडक्ट है। लेकिन हम जानते हैं कि इनका एक और प्रोडक्ट आ सकता है और वो है N2O। अब ये हमें रिक्वायर्ड तो नहीं है, कंडीशंस हमने नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए फिट कर दिए हैं, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नाइट्रस ऑक्साइड जो N2O है वो नहीं बनेगी, उसके भी कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं। सो नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं ये बाय प्रोडक्ट है।
तो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है इसकी वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन यानी मेन प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ आ गया है तो वो बाय प्रोडक्ट है उसकी वजह से। अच्छा, अब एक है जिसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन ये है कि आपने कंडीशन तो नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए फिट किए, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो फॉर एग्जांपल कन्वर्ट हुआ, कुछ क्वांटिटी इसकी कन्वर्ट हो गई है। आप दूसरा ऑक्साइड इसका ले ले, फॉर एग्जांपल NO2, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनी। तो यानी अब एक चेन रिएक्शन के वो बना, फिर वो बना, ये बना, फिर वो बना, मतलब चेन है A to B, B to C, तो B की क्वांटिटी कम हो गई, इसको हम कहते हैं ये चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन। तो बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन है और फिर हमारे पास है चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन। इसकी वजह से भी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। अच्छा, हम नेक्स्ट जो बात कर सकते हैं वो ये है कि जो जिसको हम कहते हैं साइड रिएक्शन। तो साइड रिएक्शन भी हो सकता है। अब ये क्या है? साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन और बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन में फर्क है। साइड रिएक्शन यह है कि जब वन ऑफ द रिएक्टेंट impurity and the container के साथ रिएक्शन कर ले, so that is side reaction। बाय प्रोडक्ट वो है कि जब दोनों रिएक्टेंट्स मेन प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ बना दे, तो जो कुछ बना दिया दैट इज बाय प्रोडक्ट। साइड रिएक्शन ये है कि when one of the reactant reacts with the impurity present in the container। फॉर एग्जांपल आयरन की कोई impurity है तो आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलके ये बना देगा Fe2O3, तो ये हमारे पास है साइड रिएक्शन। अब ये वो तमाम वजूहात हैं कि जिनकी वजह से इसकी क्वांटिटी जो है, जो प्रोडक्ट है, जरा गौर से देखिएगा, प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट चला गया है बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, कुछ इस्तेमाल यानी इन ही रिएक्टेंट से वो चीज बनी, कुछ केसेस में चेन रिएक्शन की वजह से आगे कोई और चीज बन गई, और दूसरा यह है कि नाइट्रिक ऑक्साइड यानी प्रोडक्ट को बनाने वाला जो है तो वो भी उधर चला गया है, साइड रिएक्शन हो गया। तो इन तीनों की वजह से मेन जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है। मजीद जो रीजन है कि अगर आप इसको भी रोक लेते हैं तो याद रखिएगा कि रिवर्सिबिलिटी भी कुछ केसेस में एक बड़ा अहम रीजन है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मतलब यह है जैसे कि ये रिएक्शन है, हम जानते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम जो समझते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी तो उसमें से कुछ क्वांटिटी वापस आ जाती है रिएक्टेंट, मतलब ऑल द टाइम सम ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिकम्पोजिंग और वो कन्वर्ट होता है, बेक कन्वर्जन होती है उसकी मेन रिएक्टेंट में। तो रिवर्सिबिलिटी एक और रीजन है। मजीद रीजन में यह भी पॉसिबल है कि रिएक्शन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है और आपने प्रोडक्ट जो है वो मेजर करना शुरू कर दिया, तो हम बात कर सकते हैं कि इनकम्प्लीट रिएक्शन भी हो सकता है, इनकम्प्लीट रिएक्शन। और आखिर में यह भी है कि हो सकता है कि हमने रिएक्टेंट्स की कैलकुलेशन तो कर दी लेकिन ये 128 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, फॉर एग्जांपल इसमें 120 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है और 8 ग्राम कोई और इंप्योरिटी आ गई। तो इंप्योरिटीज एंड द रिएक्टेंट्स, इस रीजन को सबसे आखिर में लिखिएगा, यह है इंप्योरिटीज एंड रिएक्टेंट्स। अब एक्चुअल यील्ड कितना आता है? एक्चुअल यील्ड जो है तो उसकी क्वांटिटी का डिपेंड होता है इन तमाम फैक्टर्स पे। अगर आप इन तमाम फैक्टर्स को पूरा कर लेते हैं, इन सबको, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्ट को डिक्रीज करने में, उसको अगर आप बहुत कम कर लें, जीरो कर लें, तो फिर हमारे पास एक्चुअल यील्ड जो है काफी बढ़ जाता है। अच्छा, प्रोसेस की एफिशिएंसी तो वो फिर मेजर की जाती है परसेंट यील्ड से। परसेंट यील्ड का मतलब यह है कि ये प्रोसेस कितना एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं कांटेक्ट प्रोसेस से, कांटेक्ट प्रोसेस जो है तो इसका जो परसेंट यील्ड है तो ये बड़ा एफिशिएंट प्रोसेस है, इसका परसेंट यील्ड बहुत ज्यादा होता है। परसेंट यील्ड प्रोसेस की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट इज परसेंट यील्ड? इट इज एक्चुअली एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। एफिशिएंसी, प्रोसेस जो है वो कितना एफिशिएंट है, कारकर्दगी कितनी है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस। और परसेंट यील्ड को मालूम करते हैं हम इस फार्मूले से। परसेंट यील्ड बराबर होता है, यहां पे लिखिएगा थ्योरेटिकल यील्ड और यह है एक्चुअल यील्ड
मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं परसेंट यील्ड कैलकुलेट करने के लिए। जिस प्रोसेस का परसेंट यील्ड ज्यादा होगा वो ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस होता है। इसी कंसेप्ट पे बेस एक दो छोटी एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल में ये हमें कह रहा है कि हमारे पास है 1.92 ग्राम मैग्नीशियम। तो अगर हम इसको हीट कर लें, ऑक्सीजन एक्सेस में हो, तो बताइए कि थ्योरेटिकल कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें मैग्नीशियम की क्वांटिटी दी गई है, मोलर मास हमें पता है, और मोलर मास मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी पता है। मैग्नीशियम 24, ऑक्सीजन 16, तो ये 40 आता है। हमने थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करना है। हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, तो वो ये है कि सबसे पहले मास को कन्वर्ट कर देंगे। देखिएगा, मास को कन्वर्ट कर देंगे हम मोल्स में। मास ऑफ मैग्नीशियम कन्वर्ट होगा मोल्स ऑफ मैग्नीशियम में। फिर हम देखेंगे कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड कितनी बनती है। तो फिर हम मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मालूम करेंगे और इसको फिर हम मास में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टेप्स सिंपल हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास जो मैग्नीशियम है, इसकी क्वांटिटी जो आती है, तो ये है मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। फॉर्मूला वही है, मास बाय मोलर मास। तो मैं मास ले लेता हूं, ये है मास बाय मोलर मास। तो मास आता है मैग्नीशियम का 1.92 और मोलर मास जो है वो है 24। तो डिवाइडेड बाय 24, ये जो वैल्यू हमारे पास आती है 0.08 मोल आ जाती है। 0.08 ये मोल में है। तो अब मैग्नीशियम के मोल्स मौजूद हैं, तो अब आप देख वही तरीका इस्तेमाल करें। रिएक्शन से दो चीज सेलेक्ट करें, एक वो जो अवेलेबल है और एक वो जो आप मालूम करने जा रहे हैं। सो आप लिखेंगे रिएक्शन शोज दैट 2 मोल अगर मैग्नीशियम के इस्तेमाल कर दिए जाए तो प्रोडक्ट बनता है 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए रिएक्शन ये बता रहा है कि 2 मोल मैग्नीशियम के हो तो 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। सो अब दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर दें, तो 1 मोल अगर मैग्नीशियम हो तो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। मैग्नीशियम है कितनी? 0.08। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.08। तो इतने मोल अगर मैग्नीशियम हो तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लें तो 0.08 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड आ जाती है। और अगर आप इसे फिर इसका मास मालूम करना चाहें, वही फार्मूला है कि मास बराबर होता है, ठीक है जी, बराबर होता है मोल्स इनटू मोलर मास। तो मैं इधर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये इसके मोल्स हो गए 0.08 और मोलर मास जो इसका है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो 40 है। तो आप 40 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू होगी 3.2 ग्राम। ये है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसमें हमें बताया जा रहा है कि कॉपर कार्बोनेट है। कॉपर कार्बोनेट को हीट करके ना तो क्यूप्रिक ऑक्साइड आती है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लीजिए, कहते हैं हमने 24.8 ग्राम्स कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर कार्बोनेट को हीट कर दिया है इन अ क्रूसिबल। क्रूसिबल एक कंटेनर होता है, छोटी एक प्याली की शक्ल का एक कंटेनर है, जनरली पोर्सिलेन का बनाया जाता है या ऐसे रिफ्रैक्टरी का बनाते हैं जो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। तो क्रूसिबल एक छोटा सा कंटेनर है कि जिसमें इसको डाल दिया गया है कॉपर कार्बोनेट को 13.9 और इसको फिर हीट किया गया तो प्रोडक्ट ये बन गया। अब हमें ये कहता है कि हमने कॉपर कार्बोनेट इतनी मौजूद है, सॉरी ये नहीं है, 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट किया तो हमारे पास प्रोड्यूस्ड ओनली 13.9 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड। देखें प्रोड्यूस्ड बन गई, ठीक है। तो ये एक्चुअल यील्ड है। तो यही वजह है कि मैं लिखा है मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट ये है और एक्चुअल यील्ड है कॉपर ऑक्साइड का। ये कहते हैं ओनली 13.9 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड वाज प्रोड्यूस्ड। तो ये इसका एक्चुअल यील्ड है। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंट यील्ड। तो देखें परसेंट यील्ड मालूम करने के लिए फार्मूला आपको पता है, परसेंट यील्ड बराबर होगा, हमें एक्चुअल यील्ड चाहिए जो कि मौजूद है ये वाला, और फिर थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए जो कि हम मालूम करेंगे। तो हमारा पहला काम होगा
कि हम थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करें क्यूप्रिक ऑक्साइड का, और फिर इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम परसेंट यील्ड जो है वो मालूम करें। तो हमारे पास है सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं कि कॉपर कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं। सो कॉपर कार्बोनेट जो है इसके मोल्स होंगे मास बाय मोलर मास। मास इसका है कॉपर कार्बोनेट का 24.8 और कॉपर कार्बोनेट का मोलर मास जो है वो है 124। तो इसके मोल्स आते हैं यानी 24.8 डिवाइडेड बाय 124, तो ये है 0.2 मोल। और अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लें, पॉइंट को जहन में ना रखें, तो 124 2s are 248, तो 0.2 इसलिए मैंने लिखा है 0.2 मोल। अब नेक्स्ट जो है वही तरीका है आपका रिएक्शन शोज दैट। रिएक्शन से दो चीजें सेलेक्ट करें। एक वो हमें ये नॉन है, हम ये मालूम करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जब 1 मोल कॉपर कार्बोनेट हो तो फिर 1 मोल क्यूप्रिक ऑक्साइड बनती है। तो अब हमारे पास कॉपर कार्बोनेट है 0.2 मोल कॉपर कार्बोनेट हो, तो इधर भी 0.2 मल्टीप्लाई कर लें तो इतनी क्यूप्रिक ऑक्साइड आती है। तो ये हमारे पास है क्यूप्रिक ऑक्साइड की ये क्वांटिटी। और अगर आप इसका मोलर मास ले लेते हैं, देखें इधर, तो अब इसका मास कितना आएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड का, तो वो आप कर सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया 0.2 मोल्स हैं, तो इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लें इनटू मोलर मास। इसका मोलर मास बनता है 80, तो मैंने 80 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 8s are 16, तो ये 16 ग्राम है। और ये क्या है, ये है थ्योरेटिकल यील्ड। अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं कि परसेंट यील्ड कितना होगा। सो देख लीजिएगा एक्चुअल यील्ड कितना है। एक्चुअल यील्ड ये है 13.9 मल्टीप्लाइड बाय 100, और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो है 16 ग्राम। तो 16 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 16 से, ये वैल्यू बनती है 86.8। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का परसेंट यील्ड बनता है।